नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी केबीएस पीआरटी के 21, 22, 23 तथा 24 फरवरी तक के सभी शिफ्टों में पूछे गए पेडागोजी के रिपीटेड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम 25, 26, 27, 28 फरवरी के डेट में है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न अधिकतर शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है जो भारत निपुण योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि भारत निपुण योजना निपुण भारत कब लागू किया गया। तो भारत निपुण योजना जो निपुण भारत है यह 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न भारत निपुण से किस प्रकार पूछा गया था। तो अगला प्रश्न कह रहा है भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया। तो भारत निपुण योजना जो है यह शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा भारत निपुण से संबंधित था कि भारत निपुण योजना निपुण भारत का उद्देश्य क्या था। तो भारत निपुण योजना निपुण भारत का जो उद्देश्य है यह आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों में विकसित करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर अगला प्रश्न एनसीएफ 2005 से संबंधित था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न एनसीएफ 2005 से संबंधित जो है वह कह रहा है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। तो एनसीएफ 2005 जो है यह स्वयं करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है किसकी सिफारिश करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है यह बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न निपुण भारत से संबंधित था कि निपुण का पूरा नाम क्या है। तो निपुण का पूरा नाम जो है यह नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। ठीक है, तो निपुण का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगला प्रश्न भारत निपुण योजना से संबंधित कैसा था कि भारत निपुण योजना निपुण भारत जो है इसका लक्ष्य क्या है। निपुण भारत का जो लक्ष्य है ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना बच्चों को सिखाना जो है इसका प्रमुख लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है एफएलएन से संबंधित था कि एफएलएन मिशन किसके द्वारा कार्यान्वित किया गया है। तो एफएलएन मिशन जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। फिर एनसीएफ से संबंधित किस प्रकार प्रश्न देखेंगे कि एनसीएफ के अनुसार विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। तो एनसीएफ के अनुसार विज्ञान शिक्षण का जो उद्देश्य है यह जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करे बालकों में, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एनसीएफ से फिर कैसा प्रश्न आया था देखेंगे कि एनसीएफ के अनुसार बालकों की शिक्षण प्रक्रिया जो है वह कैसी होनी चाहिए। तो एनसीएफ के अनुसार बालकों की जो शिक्षण प्रक्रिया है यह रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। अर्थात एनसीएफ ये कहता है कि बालकों की शिक्षण पद्धति में हमको रटने पर बल नहीं देना है। ठीक है, और अगला प्रश्न आरटीई से संबंधित था। तो आरटीई 2009 में किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय के लिए एसएमसी का निर्माण किया गया है। तो यह धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी का निर्माण प्रत्येक विद्यालय में आरटीई 2009 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो एसएमसी से ही मिल रहा है कि प्रश्न कह रहा है एसएमसी के गठन का प्रावधान जो है यह भारत में कहाँ कहाँ लागू होता है। तो एसएमसी के गठन का प्रावधान जो है यह भारत के सभी राज्यों में लागू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5 वर्ष की आयु से पहले की तैयारी की कक्षा को क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है 5 वर्ष की आयु से पहले तैयारी की जो कक्षा है उसे हम बाल वाटिका कहते हैं। अर्थात 5 वर्ष के पहले की जो शिक्षा होगी वह बच्चों की बाल वाटिका में होगी, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हमारे एग्जाम में। अगला प्रश्न जो है वो आरटीई से संबंधित प्रश्न था, जो एग्जाम में आपके पूछा गया है कि आरटीई 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के लिए न्यूनतम कितने घंटे प्रति सप्ताह विहित किए गए हैं। तो आरटीई 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम प्रति सप्ताह विहित है कार्य वह 45 घंटे तैयारी सहित कार्य करना है उनको। ठीक है, अगला प्रश्न आरटीई एक्ट से संबंधित है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यह 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो प्रश्न देखने को मिला आपके एग्जाम में वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए देखने को मिला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा की संरचना क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये प्रश्न बार बार आपके हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा की जो संरचना है यह 5+3+3+4 की संरचना है। ठीक है, और अगला प्रश्न एनसीएफ से संबंधित था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ किसके द्वारा विकसित की गई है। तो एनसीएफ जो है यह एनसीईआरटी के द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे।
उसके बाद एनईपी का फुल फॉर्म देखने को मिला था कि एनईपी 2020 जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, एनईपी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके बाद फुल फॉर्म में आपको एक प्रश्न और देखने को मिला है कि ईसीसीई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ईसीसीई का फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उसके बाद आपको प्रश्न देखने को मिले हैं मनोदर्पण कार्यक्रम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनोदर्पण के भी प्रश्न आपको प्रत्येक शिफ्ट में लगभग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मनोदर्पण कार्यक्रम जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मनोदर्पण कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब अगला प्रश्न मनोदर्पण से संबंधित था कि मनोदर्पण जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, तो मनोदर्पण कार्यक्रम का जो उद्देश्य है यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता देना इसका प्रमुख उद्देश्य है मनोदर्पण कार्यक्रम का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमको जो है वह मिल रहा है वस्तु अस्थायी से संज्ञानात्मक दक्षता से मिल रहा है कि शिशु में छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालने की संज्ञानात्मक दक्षता जो होती है वह क्या कहलाती है, तो इसमें छुपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालने की संज्ञानात्मक दक्षता जो होती है वस्तु अस्थायित्व कहलाती है। अगला प्रश्न प्याजे से संबंधित था कि प्याजे के विकास के किस स्तर में बच्चों के अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है, तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 4 स्तर को बताया है, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक अवस्था। तो अमूर्त तर्क करने की जो क्षमता होती है यह औपचारिक अवस्था में जो है बच्चों में विकसित हो जाती है, जो 11 वर्ष की से प्लस की अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न हमें आपके एग्जाम में देखने को मिला है कि अधिगम अक्षमता से संबंधित मिला है, तो अधिगम अक्षमता में डिस्लेक्सिया किसे कहते हैं, तो पठन संबंधी विकार जो होता है वो डिस्लेक्सिया कहलाता है। डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं, तो लेखन संबंधी विकार जो होता है वो डिस्ग्राफिया कहलाता है। और डिस्कैलकुलिया किसे कहते हैं, तो गणना संबंधी जो विकार होते हैं वो डिस्कैलकुलिया कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अधिगम अक्षमता से संबंधित प्रश्न है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यह खास करके 25, 26, 27, 28 फरवरी को जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो इनका आप लोग एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।